बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जबकि इसहाक़ डार साहब की दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं, जिसके बाद उनकी वतन आमद जो है वो किसी भी वक्त मुतवक्के है। जबकि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि वो कल अपनी सियासी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। सर, इसहाक़ डार साहब की वापसी के हवाले से इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं। अदालत की जानिब से उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हुकूमत ने इस वक्त जो है वो एनआरओ ले लिया है। आप क्या समझते हैं कि इन हालात में ऐसे केसेस का ख़त्म हो जाना या रिलीफ मिलना, क्या सियासी कशीदगी की तरफ मामला जाएंगे? देखिए, इसहाक़ डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 4 दफा वज़ीर ख़जाना रहे हैं। एक तो वो रहे हैं नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत में, फिर वो मुख्तसर मुद्दत के लिए वो वज़ीर ख़जाना बने। अगर मैं इसको सही तरह से बता रहा हूँ तो वो बने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जब हुकूमत आई थी जी, और उनकी कैबिनेट में मौजूद थे। और फिर तीसरी दफा वो बने जब नवाज शरीफ साहब 2013 के बाद वजीर खजाना आए। और चौथी बार जो है वो मुख्तसर सी मुद्दत में जो है वो जब शाहिद खान अब्बासी साहब का दौर था, मेरे ख्याल से नवंबर तक शायद जून जुलाई से लेके नवंबर तक के महीने में जो है वो रहे, वजीर खजाना रहे 4 मरतबा। और फिर उसके बाद वो बाहर चले गए और अब उनके मामला जो हैं वो जाहिर है, देखें जो ये जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, इनके दायमी वारंट्स थे और दायमी वारंट्स पे उन्होंने वारंट्स को मुअत्तल किया। उन्होंने कहा जी, उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जी वो डार साहब जो हैं वो वापस आने के बाद एयरपोर्ट से सीधा अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। अच्छा, इसको ये अब जाहिर है कि इसको कह भी रही है पीटीआई के ये एक एनआरओ है, लेकिन साथ ही ये भी है ना कि पीटीआई खुद भी तो कहती रही ना कि वो बाहर गए हुए हैं, तो मुल्क वापस आए, तो वो वापस आके अगर अदालतों को फेस कर रहे हैं तो ये अच्छे। नवाज शरीफ साहब पहले तो ये था कि बाहर क्यों चले गए, अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वापस आए तो मैं खुद इस्तकबाल के लिए तैयार हूँ। तो मतलब ये है कि ये सियासी तौर पर इसको देखा जाए तो ये बाहर से सारे लोगों को पाकिस्तान में होना चाहिए और यहाँ पर अदालतों को फेस करना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपली। और अगर वो आते हैं और वापस आने के बाद अदालत के सामने अपने को पेश करते हैं और उनके जो मुकदमात हैं वो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो आगे देखा जाता है कि किस तरफ जा रहे हैं मामला। लेकिन यह है कि उनके बाहर होने पे असल में मेरा ख्याल से इमरान खान साहब को ज्यादा एतराज था, उनके भी और नवाज शरीफ साहब के भी। तो वापस आ रहे हैं तो अच्छा है और अपने आप को जो है वो अदालतों के सामने वो पेश करेंगे। और इसी दौरान जो है वो वजारत खजाना, वजीर खजाना वो बनते हैं नहीं बनते वो एक अलग बात है। अच्छा, यहाँ तक उनकी वापसी की बात हो रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी एक मशवरा दिया गया है कि जो शहबाज शरीफ साहब आ चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब वापसी पे उनके साथ ही आ जाएं, यानी इसहाक़ डार साहब, क्योंकि 7 तारीख तक अदालत ने उनको टाइम दिया है ना, 7 अक्टूबर तक, कि 7 अक्टूबर से पहले वो अदालत के सामने पेश हो जाएं। मुअत्तल किया है, दायमी वारंट्स को मंसूख नहीं किया। उनके वकील की तरफ से कहा गया कि आप ये वारंट्स मंसूख कर दें, तो अदालत ने कहा कि नहीं, हम मंसूख नहीं कर रहे हैं, मुअत्तल कर रहे हैं और इसके आगे का मामला तब देखेंगे जब वो आ जाएंगे, वापसी होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वारंट्स मौजूद है, मुअत्तल हुए, सस्पेंड हुए। अच्छा, तो वो जो है वो तो अब वापसी के, चूंकि ये तो 7 तारीख तो सर पे खड़ी है, तो वापसी वो उनकी अलग से होती है, वो खुद आते हैं या वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम जो है उनके साथ ही आ जाते हैं, ये देखना है। और फिर क्या वो, अच्छा सेनेट में वो हैं, सेनेटर का उनका ओहदा है अभी तक कानूनी तौर पे, तो वो सेनेट के अब कितने दिन रह गए, क्या है मामला, वो एक सेकंड इशू है, लेकिन वो आते हैं तो फिर उसके बाद देखा जाएगा और कि वो प्लान क्या करते हैं। और एक पूरा ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि वो ना आए, क्योंकि इसहाक़ डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब है। नवाज शरीफ साहब के तो अब तो इस जलावतनी का वक्त तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ गुजारा है,
इससे पहले जो जलावतनी थी, उस जलावतनी में वो पाकिस्तान भी रहते थे, वो बाहर भी जाते थे, जद्दा भी जाते थे। कि ये जो जलावतनी है ये मुकम्मल तौर पे उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ गुजरी है, बल्कि वो नवाज शरीफ साहब से पहले चले गए थे। तो वो जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ फिर जाहिर है कि उनका रिश्ता भी है। तो अब इसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब के करीब है, वो शहबाज शरीफ साहब के भी करीब रहे हैं। आजकल भी मैं उम्मीद करता हूं कि रहे होंगे, क्योंकि पहले जब जलावतनी के दिनों जो मुशर्रफ साहब की जलावतनी में मैं इसाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब को मैंने बड़ा करीब देखा है। नवाज शरीफ साहब के भी वो करीब थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ भी अच्छी उनकी बनती थी। अब लेकिन ये हुआ कि जो बात चली कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो ज्यादा मिफ्ता इस्माइल साहब को चाहते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत ज़ाहिर करीब होंगे और शहबाज शरीफ चाहते भी होंगे, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि मिफ्ता इस्माइल आ जाए। तो मिफ्ता इस्माइल, क्योंकि थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिफ्ता इस्माइल के साहब के ताल्लुकात जरा बेहतर थे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसलिए मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए। और लेकिन डार साहब जो है वो डार साहब तो फिर वापस आएंगे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये बात भी ध्यान में रखें क्योंकि वो डायरेक्ट हैं और वो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से सीनियर है। शहबाज शरीफ साहब उनकी इज्जत भी बहुत करते हैं, मैंने इनको देखा हुआ है दोनों को आपस में बात करते हुए, यानी तीसरा मैं हूं और ये दोनों आपस में बात करने इस तरह बड़ी इज्जत भी करते हैं, वो भी एहतराम करते हैं। तो मुझे मेरा ख्याल से ऐसी कोई लॉबिंग शॉपिंग नहीं, लेकिन एक बड़ा हल्का ऐसा जरूर है जो इसहाक डार साहब को चाहता है कि ना एक बड़ा हल्का ऐसा वो पार्टियों में होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि अचानक पाकिस्तान की मईशत जो है ना, ये डार साहब एक तो ये है कि वापस आके क्या करेंगे, मतलब क्या उनके ज़हन में क्या है, वापस आना या वापस आके फिर क्या रोल प्ले करना। पिछले 4-5 घंटों में अचानक पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक भूचाल आ गया है, भूचाल, बड़ा भूचाल, ये लफ्ज में बड़े मजीद भूचाल आ गया। ठीक है, मैं अल्फाज का चुनाव बड़े एहतियात से कर रहा हूं। वो भूचाल इस तरह से आया है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने चंद घंटे पहले खबर दी है कि फ्लड हिट पाकिस्तान शुड सस्पेंड द डेट रीपेमेंट्स। पाकिस्तान ने जो कर्जों की किस्तें वापस करनी है IMF को, वो किस्तें रोक देनी चाहिए पाकिस्तान को, यानी अपने पैसे वापस नहीं करने चाहिए जो किस्तें हैं। सेज यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी पेपर, अक़वाम मुत्तहिदा का पॉलिसी पेपर ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत इतनी खराब है, सैलाब के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं, यहाँ पे सनतें, कारोबार, फसलें, महंगाई, के पाकिस्तान किस्तें वापस अदा नहीं कर सकता। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये खबर लगा दी। उसके बाद रॉयटर्स ने एक और पटाखा जला दिया थोड़ी देर बाद उसी पेपर की बुनियाद पे, और रॉयटर्स ने खबर दी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट फियर्स, पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, क्योंकि जाहिर अगर आप किस्तें वापस नहीं करते तो आप दिवालिया हो जाते हैं। तो पाकिस्तान डिफॉल्ट स्पाइक्स फियर्स स्पाइक ऑन रिपोर्ट ऑफ UN डेट सस्पेंशन एडवाइस। यानी अक़वाम मुत्तहिदा, ये आप जरा ड्रामा देखें, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कागज लिखा है, उस कागज में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को के हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान को अपने कर्ज की किस्तें नहीं देनी चाहिए जी। ये उन्होंने लिखा है, हमने नहीं कहा। हमारी तरफ से तो ये बात हुई है, उसमें मैं अभी आता हूं, हमारी तरफ से तो अलग बात की गई है। उस कागज को देखकर राइटर खबर दे रहा है कि जी हमने चूंकि UN का वो पॉलिसी पेपर देख लिया इसलिए पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। इसके ऊपर यार तमाशे देखें जरा दुनिया के। उसके ऊपर जो है वो फिर यहां पर मैं कोट कर रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये डॉन में बात की है कि IMF हैज इनफॉर्मली एग्रीड टू ईज प्रोग्राम कंडीशंस। अब ये जो बात है मिफ्ता इस्माइल साहब, मैंने कहा कि मैं यहां पर डॉन को कोट कर देता हूं कि IMF जो है वो अपने प्रोग्राम की किस्तों को आसान करने पे आमादा हो गया है। अगर हम यहाँ दिखा सकें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मिफ्ता इस्माइल सर। अब ये भी कहा है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि ये गैर रस्मी आमादगी है, मतलब अभी तक कोई इस पे गैर रस्मी तो अभी पता चले ना हमें कि क्या आमादगी है, किस किस्म की आमादगी है, रस्मी है गैर रस्मी है, उस पर तो बाद में बात करेंगे ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बात की है और ये बात जो है देखें, फिर उन्होंने उनके ट्वीट्स भी हैं, अगर आप ट्वीट हम उनका दिखा सकें। वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर इन पाकिस्तान, थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, सीकिंग डेट रिलीफ फ्रॉम बायलेटरल पेरिस क्लब क्रेडिटर्स। ठीक है, वी आर नाइदर सीकिंग नॉर वी डू नीड एनी रिलीफ फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और यूरो बॉन्ड्स क्रेडिटर। अच्छा, 1 बिलियन बॉन्ड ड्यू है हमारे दिसंबर में, जो कि हम पे करेंगे टाइम पे। वो यकीनन ये जो राइटर्स वालों ने एक हंगामा मचाया है ना, उसके ऊपर उनका जवाब है।
इन फुल, हम पैसे वापस करेंगे, विल बी सर्विसिंग ऑल ओवर कमर्शियल डेट एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। बिल्कुल ठीक है। यूरो बॉन्ड जो 8 अरब का है, जो कि अब और 2051 तक है, कोई बर्डन नहीं है। और हमारा जो डेट है फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से, और कोई इशू। तो उन्होंने ये जो मेरा ख्याल है राइटर्स ने एक हंगामा मचाया है, और उससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने, तो उसका जवाब जो है मिफ्ता इस्माइल साहब ने दिया है, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी गालिबन कह रहे हैं कि मैं अगले कुछ अरसे में वाशिंगटन जाके, और हमने इनफॉर्मली उनसे रिक्वेस्ट कर दी है, हमने बात की, और कुछ अरसे में जाके हम उनसे ये बात करेंगे कि इसको, ये जो कहा ना इनफॉर्मली एग्री टू ईस्ट प्रोग्राम, ये देखें, बड़ा बहुत अच्छा होगा कि हम आईएमएफ को, और आईएमएफ के लिए भी अच्छा होगा, और एक ताल्लुकात जो उनके साथ हैं कि उनको भी अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं। ये तो पैनिक फैला दिया ना उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में, तो कि सस्पेंड डेट पेमेंट। अगर तो आईएमएफ मान जाता है कि हम किस्तें वापस नहीं करते और अभी सस्पेंड कर दें, तो इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं होगी कि हमें किस्तें और ये जो सारा प्रोग्राम, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की कि अगर ये करवाने में कामयाब हो जाता है कोई, कि जी हम उनका वो जो चुंगल है, और उसमें कहा है शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा, ये जो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी ऑल हेल टू ब्रेक लूज विदाउट डेट डील, तो उन्होंने कहा कि हमने बड़े सख्त, शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की कि बड़े सख्त किस्तों पे हमने 2-3 सालों में लिए, और ये सारा कुछ हुआ, तो अगर इसकी रीपेमेंट रुक जाती हैं तो इसके ऊपर ये बात तो उठी है। देखें ना, यूनाइटेड नेशंस ने पेपर लिखा है, फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर उठा दी है, रॉयटर्स ने उसको अलग स्पिन किया है, ब्लूम, तो कोई ना कोई हलचल हो रही है आलमी सतह पे कि, और मैं उम्मीद करता हूं इस बात की कि यूनाइटेड नेशंस के इस पेपर के ऊपर आईएमएफ अमल करे कि पाकिस्तान की जो डेट पेमेंट है, मतलब इसको पैनिक ना फैलाएंगे जो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, बल्कि वो सस्पेंड कर दें पाकिस्तान की जो डेट रीपेमेंट्स हैं। तो इससे बड़ी, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा अगर ये पाकिस्तान करवाने में कामयाब हो जाता है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस वक्त पाकिस्तान के हालात को देख के, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी जिक्र किया, उसके बाद पूरी दुनिया में आज मुजाहिरे भी हो रहे हैं, लोग भी बाहर से आ रहे हैं, एड भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मतलब इस वक्त अगर ये लोगों के ऊपर जो ये शराइत डाली हुई है मुख्तलिफ की, जितने टैक्स इकट्ठे करें, इतना ये करें वो करें, उससे जान छूटती है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो देखें इसके ऊपर क्या पेशरफ होती है। लेकिन चूंकि बाहर की मीडिया में ये कहानी उठी है अचानक और पैनिक भी फैला है, लेकिन उससे ये भी अंदाजा होगा मुझे यूनाइटेड नेशंस ने पेपर लिखा है कोई, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या, और ये उस वक्त हो रहा है सारा जब देखें पाकिस्तान में सियासी मामला पे 2-3 बातें मैं आपको करूं। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे, कल उनकी तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं होगा, और कुछ मामला ऐसे हैं जो पसे मंजर में चल रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी की थी, दोबारा कह रहा हूं, कोई डील नहीं हो रही, कोई मुलाकातें, उसको छोड़ दें, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जिसके बाद जो है इमरान खान साहब जो हैं अभी हो सकता है कुछ दिन तक, और उसके साथ ही पंजाब हुकूमत हटाने की जो तेजी आई थी वो भी जरा रुक गई है। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की जो थी वो भी रुक गई है, और इधर इमरान खान साहब जो है वो भी कल जो है वो खिताब जरूर करेंगे रहीम यार खान के अंदर, लेकिन वो अभी कल कॉल नहीं देने जा रहे गालिबन। अच्छा, या वो कोई ऐसी बात करेंगे कि मैं जल्द कॉल दूंगा या इंतजार कर, मतलब इस तरह की गालिबन। वैसे खान साहब कर भी सकते हैं किसी वक्त भी कुछ भी, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि 2 चीजें, एक पंजाब हुकूमत नहीं इस वक्त तब्दील हो रही, वो जो सारा काम था वो उसमें ठहराव आ गया, दूसरा एक इमरान खान साहब जो है वो नहीं दे रहे अभी फिलहाल फौरी तौर पे कॉल। दो बातें ये हो गई। तीसरी जो बात है वो ये है कि मैंने आपसे कहा कि हमेशा डायलॉग, पस मंजर में बातचीत आपस में, पॉलिटिकल बातचीत। आप ये देखें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि जी आप पार्लियामेंट में जाके बैठे, आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। और आज ये हुआ कि जो फैसल चौधरी साहब भी जो पेश हुए अतर मिल्ला साहब के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनसे पूछा अतर मिल्ला साहब ने उनसे पूछा कि ये जो मतलब आप तो जो फवाद चौधरी साहब का ही केस था, वो एक उनके मुकदमे में गए, तो वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप तो अभी क्या आप अरकान पार्लियामेंट हैं, आपके जो लोग हैं। तो उसके ऊपर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जी टेक्निकली हैं, क्योंकि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा नहीं टेक्निकली नहीं है, मुकम्मल है, क्योंकि आपके तो इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, तो आप पार्लियामेंट क्यों नहीं जाके बैठते और आवाम की खिदमत क्यों नहीं करते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी कह दिया। अच्छा, ये वो बात है। देखें
इस तरह फवाद चौधरी साहब इस बात की मुजम्मत कर रहे हैं या इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हम तो बाहर हैं, हमारा इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट क्यों मंजूर, क्यों इस तरह के रिमार्क्स दे रही है, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ही ये बात की हुई है कि हम पार्लियामेंट में जाकर 3-4 वोट, लोगों को याद होगा उन्होंने कहा था कि 3-4 वोट हमारे पास हैं और इत्तेहादियों से हमारे राब्ते हैं, हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर जाके भी जी। तो फवाद चौधरी साहब का अब जो नुक्ता नजर है, ये मौक़िफ़ है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई इससे पहले, और हो सकता है वो इस के बाद वो फिर दोबारा गौर करें अपने मौक़िफ़ पे। देखें, पीटीआई ने खुद फैसला करना है, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि हो सकता है, क्योंकि ये आइडिया उनका ही था कि जी पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए और इत्तेहादियों से बात करके हमें हुकूमत गिरा देनी चाहिए। यानी कुछ लोग, उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग के कुछ लोग हमसे राब्ते में और बाकी लोग राब्ते में, तो इत्तेमाद का वोट लिया जाएगा और ये सारा। तो बहरहाल अब ये, लेकिन असल जो बात है वो ये कि मतलब अभी जो है ना फौरी तौर पे जो एक टकराव था कि जी इस्लामाबाद का घेराव होने जा रहा है और कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, जो बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, वो तो जाहिर है अपनी वो तो सियासी बात ही करेंगे ना, और वो लॉ एंड ऑर्डर तो किसी सूरत खराब नहीं होना चाहिए और ये लाशें गिर जाए। अच्छा, जावेद लतीफ साहब ने आज जो बात की है ना, वो बात बड़ी, मेरा ख्याल है कि अब मैं उस बात पे क्या तबसरा रखूं। जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नून के जो हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि फिर इल्जाम उन्होंने इमरान खान साहब पे लगाया है, और एक इल्जाम उन्होंने लगाया कि इमरान खान साहब जो एम्पायर के बगैर नहीं खेलते, वो इस्लामाबाद के लाशें गिराना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब लाशें गिरे तो यहाँ पे एम्पायर अपनी उंगली खड़ी कर दे। ये वो बात है जो 2014 में भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो बात वो दोबारा कर रहे हैं जावेद लतीफ साहब। तो ये भी कह रहे हैं कि हमें पता है कौन कौन मिलता है इमरान खान साहब से। अब मसला ये देखें, यानी ये 2014 है ना, ये जो 2014 की सूरत हाल है, यहां पर जो है वो इमरान खान मौजूद हैं सामने एक मजबूत सियासी कुव्वत के तौर पे, और उस मजबूत सियासी कुव्वत को इन्होंने सियासी तौर पर ही खत्म कर रहे हैं। वो सियासी तौर पर खत्म अगर नहीं करते तो उसके वो पॉलिटिकली ही उसको खत्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बयान तो दिया उन्होंने, बड़ा तल्ख बयान दिया है, लेकिन ये बयान जो है वो मैंने आपसे कहा ना कि उधर से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात आ जाती है, फिर उधर से इधर आ जाती है, इधर से अभी तक यही फड्डा चल रहा है कि कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। एक दिन एक लाडला होता है तो दूसरा लाडला होता है, लाडला नहीं होता उसको कहते हैं, वो उधर से कहते हैं। तो ये, लेकिन इसमें जो अच्छी चीज ये हुई है कि फिलहाल वो तसादुम टल गया, और इमरान खान साहब जो हैं वो कल मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च की कॉल अभी नहीं देगी, तैयारी उनकी पूरी है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ना कि हमारी तैयारी पूरी है, इमरान खान की पूरी नहीं है, बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब ने सियासी बयान दिया है, तैयारी इमरान खान की पूरी है, इनकी पूरी नहीं है। इमरान खान की पूरी है, वो तो चंद घंटे के नोटिस को भी इस्लामाबाद को बंद कर सकता है। तो इमरान खान तो मतलब डॉक्टर साहब आज भी खान साहब ने कहा है कि जो 25 मई का था मामला, तब तो हम तैयारी के साथ नहीं आए थे, लेकिन अब हम बाकायदा पूरी भरपूर तैयारी से आ रहे हैं और हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। देखिए 25 मई को अल्लाह का शुक्र है कि तसादुम वहीं तक जहां तक होना था रुक गया, आगे जाता तो लाशें ही गिरनी थी ना, लोगों ने मरना था, क्या होना था उसके बाद। तो ये तो अच्छा हुआ कि वो तसादुम रुक गया, और ये भी अच्छा है कि तसादुम इस वक्त नहीं हो रहा। और अगर बयाना से बात चल जाती है, वो शोला बयानी सब करते हैं, तो लेकिन असल जो बात है वो इमरान खान साहब का वो टारगेट है जिसमें उन्होंने इलेक्शन की तरफ जाना है मामला को लेकर। तो अगर ये हंगामा आराई हो गई और ये मसला खराब हो गया तो फिर तो मामला इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा। तो उन्होंने स्मूथली वो एक रास्ता बना के उन्होंने इलेक्शंस की तरफ जाना है, और इस हुकूमत ने भी ये देखना है कि अगर ये मतलब एक तो इशू है ना कि इसाक डार साहब आ गए वापस, एक तो ये मामला चले, दूसरा ये मईशत के हवाले से क्या ये रौला है, तो इसको अगर वो संभालते हैं और ये संभालने में जरा सी भी पेशरफ्त होती है, और देखिए इसको अच्छा किया मिफ्ताह इस्माइल साहब ने आके फौरन क्लियर कर दिया, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर के बाद राइटर्स ने तो बिल्कुल ही, राइटर्स देखे ना, राइटर्स को तो सर बात कर लेते हैं, रॉयटर्स पे ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके बात करते हैं इस पर मजीद आपसे। अच्छा, इसमें अब नवाज शरीफ साहब की वापसी कभी, इनको तो 7 तारीख तक आना है ना वापस, ठीक है ना, 7 से पहले सही। नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी वापसी भी तय है और वो आएंगे तो मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, उनको लेने रिसीव करूंगा। अच्छा ठीक है सर, आपसे बात करेंगे मजीद इस पर। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ आपको याद है खबर चली थी कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का राब्ता हुआ है, कहीं पे दोनों से तरदीद हो गई। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बात करते हैं उस पर मजीद आपसे। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इसहाक डार साहब की वापसी के बाद इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, और नवाज शरीफ साहब की वापसी पे खान साहब का क्या रद्द अमल होगा और क्या हिकमत अमली होगी सियासी उनकी, कि किस तरह से डील करेंगे वो। इसमें तो बाद में जरा बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज देखें, यूक्रेन टूट रहा है, मजीद टूट गया एक तरह से। इससे पहले तो हमें पता है कि क्रीमिया का जो इलाका है 2014 में वहां पे रशिया आ गया था, और रशिया ने उसको वहां पर रेफरेंडम करवाया था उसके बाद क्रीमिया में, और रेफरेंडम में कोई 90% से ज्यादा लोगों ने कहा था कि हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं, और यूक्रेन का वो हिस्सा हाथ से निकल गया था। उसके बाद दो और इलाके डोंस्टैक और ये निकल गए थे, जो है वो ल्यूनजैक, वो भी निकल गए थे। और आज जो है वो मजीद इलाके, यानी 4 इलाकों में रेफरेंडम हो रहा है। अच्छा, वो खुद मुख्तार हो गए थे इलाके, ठीक है ना। वो हमें पता है कि दोनबास की 2 रियासतें जो हैं, डीपीआर और एलपीआर, वो जो हैं वो उन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। लेकिन आज जो रेफरेंडम हो रहा है उसके मुताबिक वो रूस का हिस्सा बन जाएंगे बाकायदा, और ये खरसों में भी हो रहा है, और ज़पोरिज़िया के इलाका जो है, यानी यूक्रेन के मशरिक और यूक्रेन का जो जनूब का इलाका है, वहां पर 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर रेफरेंडम हो रहा है। और आज ये 5 दिन जारी रहेगा रेफरेंडम, और 5 दिन के बाद ये रेफरेंडम में उसके बाद ये रूस का हिस्सा बन जाएगा। और जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, उनका ये कहना है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के, उनका ये कहना है कि इन इलाकों में न्यूक्लियर वेपन्स, एटमी हथियार नस्ब कर देगा रशिया। अच्छा, ये वो इलाके हैं जो कि यूक्रेन का, यानी बिल्कुल यूक्रेन की सरहदों पे आप समझें कि वो आके जो है वो रशिया आ गया, परमानेंट उसका हिस्सा बन गया। और अब ये नहीं कि वहां जंग हो रही है। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि इन इलाकों पर जो अगर हमला हुआ तो रूस पे हमला शुमार होगा, क्योंकि आज के बाद से वहां लड़ाई वगैरह भूल जाएं आप कि खरसाव में लड़ाई होगी या कहीं और लड़ाई होगी दोनबास पे इधर उधर, क्योंकि ये इलाके अब रूस पे हैं। और यहां अगर कोई लड़ाई होती है तो वो रूस की सरजमीन पे लड़ाई तस्वुर होगी, ठीक है। ये यूक्रेन के वो इलाके हैं जो कि रशिया ने हाथ में लिए और जहां लड़ाई हो रही थी, तो उन पे रेफरेंडम होके ये रूस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, यूक्रेन और छोटा होने जा रहा है। तो उससे पहले क्रीमिया निकल चुका है। इस रेफरेंडम को दुनिया में, जाहिर दुनिया तो नहीं मान रही इसको, लेकिन रशिया ले गया तो ले गया, जो चीज चली गई वो चली गई। तो ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है कि बहुत बड़ा इलाका जो है वो रशिया अपने वापस रशिया लेने जा रहा है। और इसमें, और साथ ही रशिया की तरफ से ये बात कि हम न्यूक्लियर वेपन, अच्छा, उधर अक़वाम मुत्तहिदा में एक तो शहबाज शरीफ साहब का खिताब का इंतजार हो रहा है। कल जो खिताब हुए हैं, एक खिताब जो वहां पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, यार लेपिड जो है, तो वो वहां पर आपको पता है हुकूमत फिर गिर गई थी। वो कायम मकाम वजीर आजम है, और कायम मकाम वजीर आजम ने वहां पर आगे जाके इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो। तो नफ्ताली बेनेट की हुकूमत गिरी हुई, हम बात करते रहे इलेक्शन में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि उन्होंने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट कर देते हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंडोर्सेस पैलेस्टीनियन स्टेट इन यूएन स्पीच। अच्छा, ये बड़ा एक इसके ऊपर हंगामा मचा हुआ है इस वक्त इसराइल के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि हम फलस्तीनी रियासत के क्याम की हमायत करता है इसराइल। अच्छा, कोई नई बात नहीं की, ठीक है ना। इससे पहले एरियल शेरोन और जो है वो एहूद बराक और ये सारे लोग, ये इवन नतन्याहू, फिर उसके बाद ये, मतलब एक पुरानी बात है कि जी इसराइल भी होगा और फलस्तीनी स्टेट भी होगी। तो ये समझौता हुआ था जो ओस्लो वाला, और ये इसको सऊदी अरेबिया के जो शाह अब्दुल्ला थे उन्होंने इस पॉलिसी को एंडोर्स किया था कि जी 2 रियासतें। और पाकिस्तान की भी स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हम 2 रियासतों के, हम फलस्तीन के कयाम की बात करते हैं कि फलस्तीन का जो इलाका है वहां पर फलस्तीन होना चाहिए। यानी हमारी वो पोजीशन है जो कि पीएलओ की पोजीशन है जी। अच्छा, जो हमास है वो कहती है कि हम मानते ही नहीं ये इसको इसराइल को सफा हस्ती से। जो हमारी वो पोजीशन है जो कि पीएलओ की पोजीशन, जो यासिर अरफात की पोजीशन है, और जो मुस्लिम ममालिक की जहां जहां पे फलस्तीनी बंधु मौजूद हैं वहां पर ये पोजीशन है। अच्छा, तो अब ये जाहिर तो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। इसराइल में रिएक्शन हुआ है, मतलब तालिब बेनेट से लेके आगे पीछे दाएं बाएं जितने लोग हैं उन्होंने उधेड़ के रख दिया इनको, इसराइली वजीर आजम को। उसकी वजह यह है कि वहां पर जो जमीनी हकायक है वो इस तरह से हो गए कि इसराइल में जो इंतहा पसंद है ना, दाएं बाजू की जमातें, यानी नफ्ताली बेनेट भी अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, अभी तो क्या मकाम है ना, इलेक्शन जीत गए तो इनको दाएं बाजू की जरूरत होगी, इंतहा पसंदों की जरूरत होगी।
और जो लेफ्ट विंग है या जो आप समझेंगे थोड़ा प्रोग्रेसिव है, उनके 40 सीटें 120 में से, तो उनको भी जरूरत होगी, नेतन्याहू को भी जरूरत होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सियासत है ना मुख्तलिफ मुल्कों की, वो इंतहा पसंदी की तरफ जा रही है। इसी तरह से इसराइल में हुआ है कि अब वो दो रियासती सोल्यूशन जो था, जिसके ऊपर बातचीत हुई थी एक जमाने में एरियल शेरोन की और एहूद बराक की और बाकी लोगों की, वो नेतन्याहू, अब वो नेतन्याहू भी चुप हो गए। वो कह रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड्स हो गए हैं, इसके बाद वो हालात डिफरेंट है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट के अंदर। दूसरी बात ये कि ये इलाके चार निकल गए हाथ से। और तीसरी बात जो है वो एक इजलास हुआ है, और वो इजलास बड़ा अजीब सा हुआ है। वो ब्रिक्स का इजलास हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा, कि मैं कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कि ये ब्रिक्स क्या चीज है आज की दुनिया में। वो ब्रिक्स का इजलास जो है उसमें जो है वो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। अब मोदी जी की और शी जिनपिंग की तो आपस में उन्होंने हाथ ही नहीं मिलाया, बल्कि मिला ही नहीं। बल्कि और साथ साथ आपको याद होगा एससीओ में जो तस्वीर आई थी, दोनों साथ खड़े हैं और कैसे देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, देखे तो मतलब बिल्कुल देख रहे हैं ऐसे कि जैसे, और साथ ही इत्तेफाक से साथ ही खड़े हुए थे। अब जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है, तो उनके वज़ीर खारजा की जो वांग ली की मुलाकात हुई है, तो आप जरा उसकी तस्वीर देखें कि वांग ली कैसे खड़े हुए हैं। ये जयशंकर जो भारत के वजीर खारजा हैं, जयशंकर जी, उनके साथ कैसे खड़े हुए हैं। वो जरा तस्वीर आप देखें ब्रिक्स की, तो वो भी वैसी तस्वीर आई है, अजीब सी तस्वीर है। एक तरफ जो है वो लेवरॉव खड़े हैं, और एक तरफ जो है वो जयशंकर है, और जयशंकर के साथ वांग ली खड़े हुए हैं। और ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की कर्टेसी से हम वो तस्वीर दिखा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो वो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन सी बात है कि अच्छा, उसमें जो है वो तस्वीर को देखा मैंने बहुत, उसमें ना कोई मुस्कुराहटे चेहरों पे, ना उसमें जो है वो किसी किस्म की कोई। अच्छा, फिर मैंने चेक किया उनकी प्रेस स्टेटमेंट देखी ब्रिक्स की क्या है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा तनकीद किया है कि जी दहशतगर्दी और ये वो सारी भारत ने बात की है, लेकिन उसमें ये जो इलाके थे, देख बैठे तो है ना, मतलब एक इजलास में बैठे हैं, यानी वहां पे वांग ली भी हैं, तो जयशंकर भी हैं, तो लेवरॉव भी हैं, सारे लोग बैठे हैं। लेकिन इन्होंने आपस में जो गुफ्तगू शनीद हुई है, ब्रिक्स का इजलास हुआ है ना, तो उसमें भारत के जो सरहदी इलाके हैं उस पर जो चाइना से तनाव है उस पर बात ही नहीं की, वो इशू ही रेज नहीं किया। अब देखिए, ये वो फोरम्स होते हैं जिस पे आप बेशक झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, उठना पड़ जाए, आपको बाइकआउट करना पड़ जाए, लेकिन अपने मुल्क में ये मैसेज तो जाना चाहिए ना कि आपने इशू को उठाया वहां पे। तो इस इशू को वहां रेज ही नहीं किया। तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या पाबंदियां हैं ब्रिक्स में, कि क्या वो जयशंकर जी जो हैं वो बात नहीं कर सकते, या मोदी साहब जो हैं अगर एससीओ में तकरीर करते हैं तो वहां बात नहीं कर सकते इस बात पर कि जी हमारा इलाका निकल गया बहुत सारा चाइना के पास। तो वो ब्रिक्स में भी उन्होंने बात नहीं की। लेकिन और ब्रिक्स की जो तस्वीर आई वो तो बड़ी अजीब सी तस्वीर थी। तो बहरहाल ये अब बड़ी अजीब सी बात है। तीसरी जो बात है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो जंग बढ़ रही है ना यूक्रेन की, उस बढ़ती हुई जंग में तमाम दुनिया पे एक बड़ा माशी दबाव, इन्फ्लेशन, उसके बाद ये यूरोप के अंदर तो जैसे तैसे करके वो पैकेजेस भी दे रहे हैं, और गैस का कंट्रोल, गैस की प्राइसेस, इसको उसको मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से काबू कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अगर अपना केस अच्छा प्ली नहीं किया इस वक्त ये सैलाब के हवाले से, देखिए यूएन के सेक्रेटरी जनरल से लेके जोली से लेके जितनी जो शख्सियात आगे पीछे, सऊदी अरेबिया, टर्की, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, मतलब तमाम मुल्क, यूएई, हर मुल्क की को वो देख रहा है और पाकिस्तान के हालात को देख रहा है। अगर तो हमारे अकाबरीन ने इस वक्त इस मौके को लेकिन लोगों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत है पाकिस्तान में, और सियासी अदम इस्तेकाम है। सियासी अदम इस्तेकाम तो अगर ये लॉन्ग मार्च ऊपर नीचे होता है, कोई बातचीत चल रही है, किसी तरह से आगे जाते हैं, कुछ जो भी मैंने आपसे कहा ना, फौरी तौर पे तो ये बात नहीं हो रही कि इस्लामाबाद बंद हो रहा है, और अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात हों, ये मामला जो है किसी बेहतरी की तरफ ही जाएं। बेहतरी की तरफ कैसे जाते हैं वो अब देखते हैं, अगले 2-4-5 दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर ये पाकिस्तान का केस सही तरह से प्ली करते हैं और उसके नतीजे में आवाम को रिलीफ मिलती है, मुझे नहीं पता कि इसाक डार साहब का क्या फार्मूला होगा अगर वो वजीर खजाना बनते हैं। ये भी हो सकता है कि वो वजीर खजाना बने, ये भी हो सकता है कि और रोल ले लें, वो सेनेट के चेयरमैन या ऐसी कुछ चीज।
ये लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अभी वो जो है ना वो बहुत सारे स्लिप्स हैं बिटवीन कप्स एंड लिप्स। अभी बहुत सारे मामलात हैं कि नवाज शरीफ साहब आते हैं, नहीं आते, क्या रोल होता है, लेकिन क्या डॉक्टर मामला। साहब, जहां इससे मुल्क के पहले मरीम नवाज केस लगा। माशी हालात ऐसे हैं और बहुत सारे कुदरती आफात का हमें सामना करना पड़ा है, इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे बने, अगर इसहाक डार साहब आते भी हैं तो उनके पास क्या ऐसा फॉर्मूला होगा जिसके जरिए वो मईशत को एकदम से ठीक कर देंगे? अभी साल से भी कम इंतखाबात में वक्त रह गया है, तो उनके मईशत तो पास। ठीक नहीं होगी। देखिए, और हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई जादू की जप्पी तो नहीं है ना कि आप दें और मईशत ठीक हो जाएगी। मुल्क की मईशत तो जहां पर पूरी दुनिया का इस वक्त सत्यानाश है, हमारे यहाँ तो ये जब से सैलाब आया है और बाकी मामला है, हमारे यहाँ तो ये है कि जो डॉलर की उड़ान है ना उसको रोक लें अगर किसी तरह। बहुत वो बड़ी क्यों हो रही बात है होगी महंगाई सर, बहुत और बड़ी चोरी बात। चकारी और ये जो छापे और ये जो मामलात हैं, इसको अगर अब रोक लें किसी तरह से तो भी एक जगह पर हम रुक सकते हैं। लेकिन वहां से चूंकि एक बददिली सी है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, एक वो जो है वो पैरालिसिस सा है या क्या है खुदा जाने। अब उसमें एक तो बहुत झटका देके उसको एनर्जी देने की जरूरत है कि जी मईशत को उठाएं। और जो अब इसहाक डार साहब का क्या फॉर्मूला है, वो यकीनन देख तो रहे होंगे इन मामलात को कि भाई मैं लैंड करूंगा पाकिस्तान तो दूसरा सवाल मुझसे मईशत के ऊपर ही होगा। तो और इतना अर्सा हो गया मिफ्ता इस्माइल साहब को, और चलें ठीक है कि देखें वो शराइत भी पूरी हो गई होंगी। लेकिन सैलाब के बाद जो हालात हैं, मुझे एक तरह से खुशी भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पेपर लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, लेकिन राइटर्स ने उसको जैसे स्पिन किया और उसके बाद ये पाकिस्तान को क्लैरिफाई करना पड़ा है कि भाई हम डिफॉल्ट पे नहीं जा रहे, हम अपना पैसा वापस आ रहा करेंगे। तो ये इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करने हैंडल। की जरूरत है। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हुआ है, डॉक्टर साहब वापस आके कोई बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि देखिए डिफॉल्ट विफॉल्ट की तरफ जाएगा। ये बात बड़ी खुश आइंद है। इसको अगर मिफ्ता इस्माइल थोड़ी वजाहत करें ना कि उनकी, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त बात है कि आईएमएफ ने अपनी शराइत नरम करने का फैसला किया। सही होगा, ठीक है, इस पे ठीक है ये सर। मैं पहले भी कह रहा था ना कि ये अगर ये काम करती है ना बातचीत की इस जरूरत है, बिल्कुल सर, आपने ये बात की थी। ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन हमारे वक्त में साथ। इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है अभी तो नाजरीन, फाइनल है ना ये जी। बिल्कुल सर, एक ब्रेक नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि मुआशी हालात जिस तरह के हैं इस वक्त, मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से जो कहा गया है कि इस वक्त आईएमएफ जो है वो हमसे बात करने को तैयार है, क्या मुआशी बेहतरी आप देख रहे हैं? इसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब जो बात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हमसे निगोशिएट करने की कोशिश की जाएगी, तो क्या आप समझ रहे हैं कि उसके बाद डॉलर रेट में कोई कमी आएगी या पैसा मुस्तहकम होगा? डॉलर रेट का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है ना। ये तो वो है जो आवाम के ऊपर अभी बोझ गिरना है इसलिए कि आईएमएफ की शराइत हमने पूरी करनी है। ये डॉलर का तो मामला बिल्कुल ही अलग है। ये तो इसहाक डार साहब को इसमें कहीं, मुझे नहीं पता कि वो उनके साथ शर्त लगती थी शेख रशीद साहब की कि 100 से कम होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, वो शर्त जीत जाते थे। मुझे नहीं पता कि इस वक्त ये डॉलर को क्यों नहीं देख रहे। वो खुद भी नहीं देख रहे, हुकूमत तो है ना उनकी। और अगर वो वापस आते हैं तो पहला सवाल ही उनसे ये होगा कि मईशत कहाँ खड़ी है। तो यकीनन वो इसको स्टडी कर रहे होंगे। और इसके ऊपर ये अच्छा है कि कोई ना कोई बात इन्होंने की है मिफ्ता इस्माइल साहब ने। देखिए इमरान खान साहब लेकिन कामयाब कहाँ तक होते हैं वो देखना है। ये बात अच्छी है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा और आईएमएफ और इधर इस लेवल पे डिस्कस होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान की डेट पेमेंट कैसे होंगी, और ये अच्छा है। और पाकिस्तान ने रेज भी की है इस इशू को आलमी लेवल पे, ये भी बहुत अच्छा है। इमरान खान साहब जो है ना, देखिए इमरान खान साहब को इस तरह से हम, मतलब मैं इसको मिसाल इस तरह से देता हूँ, ये मेरे जहन में आ रही है बात कि मोहम्मद अली जो बॉक्सर, तो उनका हमें स्टाइल पता है कि वो हमेशा जो है वो अपना जो मद्दे मुकाबिल उनका होता था, तो उस मद्दे मुकाबिल को, यानी इसको मोहम्मद अली की फिलॉसफी कह दें या उनका जो भी आप स्टाइल कह दें, तो वो ये होता था कि वो अपने आप उसको थकाते थे और अपने आप को बचा रहे होते थे, ठीक है ना, मोहम्मद अली। और उसके बाद वो करते 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 वो ऐसे करके रखा होता था आगे उन्होंने, और वो पंच पढ़ रहे हैं, वो सामने वाला एग्जॉस्ट हो जाता था, और एग्जॉस्ट होके जो है वो फिर वो मोहम्मद अली पंच मारते थे। अच्छा, इमरान खान जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद अली से हट के ना, मैं इनको इनका जो लड़ने का अंदाज है ना उसको कोई टाइसनिज्म या इसको मैं
यानी कोई माइक टाइसन फिलोसफी या टाइसनिज्म से, मैं अपने जाती उसमें जो है ना वो थोड़ा सा उससे ज्यादा मैं लाता हूँ कि माइक टाइसन का स्टाइल ये था कि वो पंचिस पढ़ने देता था। माइक टाइसन जो है वो लहूलुहान हो जाता तो वो बल्कि वो कहता था कि मुझे मारो 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 मारो, और उसको पंचिस आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर उधर उधर, और वो मतलब वो बचता नहीं था, यानी अपने आप को बचाता नहीं था, वो तो मारो और मारो। अच्छा वो सामने वाला गुस्से में एक उसको मतलब बिल्कुल उसका चेहरा बिगड़ के आंखें उसकी और एक हुलिया बना होता था, उसका मुंह सूजा हुआ खूना खून, और फिर उसके बाद वो कहते मारो मारो, और इधर से वो झुंझला झुंझला के उसके लहू लुहान करके और फिर वो एक पंच मारता था और वो गिरा देता था। तो मुझे पता नहीं इमरान खान साहब को देख के लगता है कि वो अपने आप को यानी लेस विद मोहम्मद अली एंड मोर विद माइक टाइसन फिलोसफी, वो कहते हैं मुझे मारो, और वो मार रहे हैं सामने वाले, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मतलब वो ये नहीं कर रहे कि नीचे चुपके, और वो रोज जनाब उन पे एक पंच इधर से दूसरा पंच आगे पीछे, और पंच पढ़ते 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 एग्जॉस्ट होके फिर वो वेट कर रहे हैं कि मैं फाइनल पंच, लेकिन वो फाइनल पंच जो है वो अब कब आएगा, किस रुख पे आएगा, और क्या वो इस तरह का पंच होगा कि उसके नतीजे में मामला इलेक्शन की तरफ चले जाएं। और इलेक्शन का भी इमरान खान साहब के पास एक टाइम है जिस टाइम के अंदर उनको इलेक्शन करवाना है, वरना इलेक्शन अगर नहीं होता उस मुकर्ररा मुद्दत में तो फिर इलेक्शन 3 महीने बाद हो जाए, 4 महीने बाद हो जाए। उन्होंने मार्च तक की बात की हुई है, बल मार्च से पहले पहले इलेक्शन होकर उनकी हुकूमत बन जाए, ये है उनका बताओ। तो ये तो अक्टूबर शुरू हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, तो इसमें क्या वो काबिल हो जाती है, इस काबिल हो जाती है कि फरवरी में उनकी हुकूमत बन जाए, फरवरी के आखिर तक, और फिर उसके बाद वो मतलब उनके पास भी एक वक्त है और हुकूमत ने भी ये वक्त गुजारना है, और हुकूमत जो है वो अब इसमें तो ये फाइनल राउंड है, अब इस फाइनल राउंड में ये बात अच्छी है कि ये बहुत तेज होता है और फिर ठंडा हो जाता है मामला, जैसे बहुत तसादुम लगेगा, अचानक इस्लामाबाद बंद होने जा रहा है कल 24 घंटे में, फिर उसके बाद ठंडा होता है, फिर वो मामला बढ़ते हैं आगे, फिर ठंडे होते हैं, ये मामला ऐसे ही बढ़ेंगे और ठंडे होने चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला इससे बढ़ गए और कशीदगी की तरफ झगड़े की तरफ चले गए तो फिर वो मामला सबके हाथ से निकल जाएंगे और रियासत के लिए मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद इस बात की कर रहा हूँ अभी भी कि कोई इनके मामलात आपस में, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, हाई कोर्ट भी कह रही है कि आप लोग मिलकर बात करें, आप लोग भी इशारे दे रहे हैं, बाकी लोग भी, मतलब इस्टेब्लिशमेंट भी यकीनन ये तो नहीं चाह रही होगी कि तलवारें निकलें सड़कों के ऊपर, तो ना ही पॉलिटिकल लीडर्स को चाह रहे होंगे कि एक दूसरे की गर्दनें उड़ा दें, कहीं ना कहीं जाके दोनों तरफ से शिद्दत बढ़ेगी। अच्छा नवाज शरीफ की वापसी से पहले मरीम नवाज साहब का केस है ना 29 तारीख को, तो 29 तारीख को उनका केस जो है वो उसमें देखते हैं कि क्या होता है। और तो इधर इमरान खान साहब जो है वो ये सारे मामला देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये एनआरओ देखो कैसे हुआ, ये हो गया, एनआरओ हो गया, ये हो गया, उनकी भी नजर है, उनकी नजर इनके केसेस के ऊपर है, अभी भी लाडला है, अभी भी माफी कबूल हो गई। अच्छा इमरान खान माफी माजरत, तो मतलब माजरत तो ये होती है ना, मतलब आई रिग्रेट, आई अपोलोजाइज, माफी है कि ओके फाइन आई एम सॉरी। तो अब इसके ऊपर बहस हो रही है, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिख के देते हैं इमरान खान साहब यानी हल्फी में, लेकिन बहरहाल वो एक बहस चल रही है। तो ये सारा चल तो रहा है, लेकिन नतीजे में एक सियासी अदम इस्तेकाम बहरहाल है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक गैर यकीनी की सूरत हाल है मुल्क में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सिस्टम नहीं चल रहा, असल बात ये कि सिस्टम नहीं चल रहा। जी सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।